अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए यानी 2021 के लिए क्लास 10th के लिए इंग्लिश प्रोस का चैप्टर नंबर 3 लेकर आया हूँ। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है द गंगा, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे गंगा। और इसके राइटर कौन है, इसके लेखक कौन है? तो इसके राइटर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आपको राइटर का नाम याद होना बहुत ही जरूरी है। तो द गंगा यानी इस चैप्टर के राइटर कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। और मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूं कि ये चैप्टर आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये चैप्टर आप लोगों को मैम नहीं पढ़ाएंगी, ये चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। तो आज ये आपका इस चैप्टर का पार्ट 1 है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का हिंदी ट्रांसलेशन बताने वाला हूं। तो चलिए फिर आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल पर क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेनी है। और इससे पहले आप लोगों को इंग्लिश प्रोस का चैप्टर 1 कंप्लीट करवा दिया गया है, चैप्टर 2 भी आप लोगों का कंप्लीट करवा दिया गया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इंग्लिश प्रोस का चैप्टर 1 या चैप्टर 2 नहीं पढ़ा है तो आप चैनल पे जाकर उन चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। मैंने इंग्लिश की अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, आपको सभी चैप्टर्स की वीडियोस मिल जाएंगी लाइन से, ठीक है। तो चलिए फिर आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है द गंगा, जिसके राइटर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो चैप्टर है द गंगा, ये टोटली आपका रिलेटेड है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से, और इसके राइटर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ क्या दिया गया है। तो फर्स्ट पैराग्राफ आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे फर्स्ट लिखा भी हुआ है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पहली लाइन लिखी क्या हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई हैव रिसीव्ड सो मच लव। अब यहाँ पे लव लिखा हुआ है, लव की हिंदी मीनिंग क्या होती है? प्यार। लव मीन्स क्या होता है? प्यार होता है। फिर इसके बाद लिखा है एंड अफेक्शन। अब अफेक्शन की हिंदी मीनिंग क्या होती है? अफेक्शन मीन्स होता है स्नेह। क्या होता है? स्नेह होता है। जितनी हिंदी मीनिंग मैं आपको बता रहा हूं ना, इनको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल दैट नथिंग दैट आई टू डू कैन रीपे। अब यहाँ पे रीपे लिखा हुआ है। रीपे, इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी? तो रीपे मीन्स होता है चुकाना। क्या होता है? चुकाना होता है। ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। तो रीपे इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है? फ्रैक्शन मीन्स होता है अंश। क्या होता है? अंश होता है। तो ये फ्रैक्शन की हिंदी मीनिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा है फ्रैक्शन ऑफ इट। तो यहाँ से आई हैव से लेकर के ऑफ इट तक, यहाँ तक पहले हम कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल दैट नथिंग दैट आई टू डू कैन रिपे इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे पंडित नेहरू जी कह रहे हैं कि मुझे भारतवासियों से इतना अधिक प्रेम और स्नेह मिला कि मैं जो कुछ भी करूं उसका एक अंश भी नहीं चुका सकता। पंडित नेहरू जी क्या कह रहे हैं? पंडित नेहरू जी कह रहे हैं कि मुझे भारतवासियों से इतना अधिक प्रेम और स्नेह मिला कि मैं कुछ भी करूं उसका एक अंश भी नहीं चुका सकता। अब चलिए आगे देखते, यहाँ पे क्या लिखा? यहाँ एंड इंडीड। अब इंडीड मीन्स क्या होता है? इंडीड की हिंदी मीनिंग क्या होती है? वास्तव में। क्या होती है? वास्तव में। तो इसको लिख लीजिएगा, इंडीड मतलब क्या होता है? वास्तव में, ठीक है। तो यहां पे लिखा है कि एंड इंडीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रीसियस अ थिंग एज अफेक्शन।
अब यहाँ पे प्रीसियस लिखा है, प्रीसियस मीन्स क्या होता है, प्रीसियस मीन्स होता है कीमती, क्या होता है कीमती, या फिर आप बहुमूल्य भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बहुमूल्य, क्या बोल सकते हैं, बहुमूल्य बोल सकते हैं। तो चाहे आप कीमती बोले चाहे बहुमूल्य बोले, ये प्रीसियस की हिंदी मीनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम यहां से लेके यहां तक कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं। यहां से, एंड इंडीड देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रीसियस अ थिंग एज अफेक्शन, अफेक्शन मीन्स स्नेह होता है, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया है। तो यहां से क्या हो जाएगा, एंड मतलब क्या हो जाएगा, और। तो यहां पे नेहरू जी कह रहे हैं और वास्तव में प्रेम जैसी अमूल्य वस्तु को चुकाया ही नहीं जा सकता। तो एंड से लेकर अफेक्शन तक, यहां तक कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा। तो यहां पे नेहरू जी क्या कह रहे हैं, नेहरू जी कह रहे हैं कि और वास्तव में प्रेम जैसी अमूल्य वस्तु को चुकाया ही नहीं जा सकता। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है यहां से, मैनी से। तो यहां पे लिखा है मैनी हैव बीन एडमायर्ड, एडमायर्ड मीन्स क्या होता है, प्रशंसा होता है, ठीक है। आप लोगों ने एडमायर पढ़ा होगा, एडमायर मीन्स क्या होता है, प्रशंसा, ध्यान रखिएगा। तो मैनी हैव बीन एडमायर्ड, सम हैव बीन, क्या लिखा हुआ है, सम हैव बीन रिवेरेड, यहां पे क्या लिखा है, रिवेरेड लिखा है। तो रिवेरेड मीन्स क्या होता है, रिवेरेड मीन्स होता है श्रद्धेय, क्या होता है, मैं आपको लिख के बता दे रहा हूं, इसका मतलब होता है श्रद्धेय। रिवेरेड मीन्स क्या होता है, रिवेरेड मीन्स होता है श्रद्धेय, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैनी से देखेंगे, मैनी हैव बीन एडमायर्ड, सम हैव बीन रिवेरेड, बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपल हैज कम टू मी इन सच एबंडेंट। अब यहाँ पे एबंडेंट लिखा हुआ है, एबंडेंट की हिंदी मीनिंग क्या होती है, एबंडेंट मीन्स होता है प्रचुर, क्या होता है, प्रचुर होता है, ध्यान रखिएगा, एबंडेंट मीन्स प्रचुर। मेजर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आगे मेजर लिखा हुआ है, मेजर मीन्स क्या होता है, मेजर मीन्स होता है मात्रा, क्या होता है, मात्रा। तो मेजर दैट आई हैव बीन, आई हैव बीन, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है ओवरवेलमेड, क्या लिखा हुआ है, ओवरवेलमेड लिखा हुआ है। अब ओवरवेलमेड मीन्स क्या होता है, बहुत खुश, क्या होता है, बहुत खुश, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है बाई इट। तो चलिए हम यहाँ से देखेंगे, मैनी से, कहाँ से हमें देखना है, हमें यहाँ पे देखना है मैनी से लेकर के बाई इट तक, यहाँ तक कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देखना। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि मैनी हैव बीन एडमायर्ड, सम हैव बीन रिवेरेड, बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपल हैज कम टू मी इन सच एबंडेंट मेजर दैट आई हैव बीन ओवरवेलम्ड बाई इट। तो यहाँ पे कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, तो आगे यहाँ पे नेहरू जी कह रहे हैं कि अनेक लोगों की प्रशंसा, क्या कह रहे हैं, अनेक लोगों की प्रशंसा की गई। यहाँ पे लिखा है ना कि मैनी हैव बीन एडमायर्ड, ठीक है, एडमायर मतलब मैंने आपको क्या बताया, प्रशंसा बताया ना। तो यहाँ पे नेहरू जी कह रहे हैं कि अनेक लोगों की प्रशंसा की गई, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है कि सम हैव बीन रिवेरेड, यानी आगे नेहरू जी क्या कह रहे हैं, आगे नेहरू जी कह रहे हैं कि कुछ का सत्कार भी किया गया, क्या किया गया, देखिए कुछ का सत्कार भी किया गया। तो रिवेरेड मीन्स आप चाहे बोले श्रद्धेय या चाहे बोले सत्कार, बात एक ही होगी, चाहे सत्कार बोले चाहे श्रद्धेय बोले। तो यही नेहरू जी कह रहे हैं कि अनेक लोगों की प्रशंसा की गई, कुछ का सत्कार भी किया गया। But the affection of all classes of the Indian people has come to me in a such abundant measure that I have been overwhelmed by it. तो यहाँ पे कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, आगे नेहरू जी कह रहे हैं परंतु भारत में रहने वाले लोगों की सब जातियों का इतना अधिक प्यार मुझे मिला कि इसने मुझे अभिभूत कर दिया, क्या कर दिया, अभिभूत कर दिया, बहुत खुश कर दिया।
यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ओवरवेल्म्ड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है बहुत खुश करना या फिर अभिभूत करना। ध्यान रखिएगा। तो मैनी से लेकर बाई इट तक, यहाँ तक कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करके बता देता हूँ। तो नेहरू जी कह रहे हैं कि अनेक लोगों की प्रशंसा की गई, कुछ का सत्कार भी किया गया, परंतु भारत में रहने वाले लोगों की, सब जातियों का इतना अधिक प्यार मुझे मिला है कि इसने मुझे अभिभूत कर दिया, बहुत खुश कर दिया। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स आई मे लिव, आई शैल नॉट बी अनवर्दी। अब यहाँ पे अनवर्दी लिखा हुआ है, इसकी हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या लिखा है, अनवर्दी। तो अनवर्दी मीन्स होता है अयोग्य। क्या होता है, अयोग्य होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अनवर्दी ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन। तो चलिए यहां से देखते हैं, आई कैन से लेके अफेक्शन तक। तो यहां पे लिखा हुआ है कि आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स आई मे लीव, आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन। अब यहां से कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, आई मतलब क्या हो जाएगा, मैं। तो यहां पे नेहरू जी क्या कह रहे हैं, नेहरू जी कह रहे हैं कि मैं केवल आशा ही व्यक्त कर सकता हूं। यहां पे होप लिखा है ना, होप मतलब क्या होता है, आशा होता है। तो नेहरू जी क्या कह रहे हैं कि मैं केवल आशा ही व्यक्त कर सकता हूं कि अपने जीवन के शेष समय मैं अपने लोगों या उनके प्यार के अयोग्य सिद्ध नहीं होऊंगा। क्या कह रहे हैं नेहरू जी, यहाँ कह रहे हैं कि मैं केवल आशा ही व्यक्त कर सकता हूं कि मैं अपने जीवन के शेष समय में मैं अपने लोगों तथा उनके प्यार के अयोग्य सिद्ध नहीं होऊंगा। ये यहाँ पे कह रहे हैं नेहरू जी। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपका यहाँ से लेकर आई हैव से लेके अफेक्शन तक, यहाँ तक मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अगर आपको कोई बात ना समझ में आई हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे यहाँ पे लिखा है टू माई। क्या लिखा हुआ है, टू माई इनन्यूमेरेबल। क्या लिखा हुआ है, टू माई। अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है इनन्यूमेरेबल। इनन्यूमेरेबल मीन्स क्या होता है, इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी असंख्य। क्या हो जाएगी, असंख्य हो जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे लिखा है टू माई इनन्यूमेरेबल कॉमरेड्स। क्या लिखा है, कॉमरेड्स लिखा हुआ है। तो देखिए कॉमरेड्स की हिंदी मीनिंग, कॉमरेड्स की हिंदी मीनिंग क्या होती है, साथी। क्या होती है, साथी। इसको लिख लीजिएगा। क्या लिखा है यहाँ पे, COMRADES, यानी कॉमरेड्स। कॉमरेड्स मीन्स क्या होता है, साथी। फिर उसके बाद एंड, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंड। फिर यहाँ पे कलीग्स लिखा हुआ है। कलीग्स मीन्स क्या होता है, कलीग्स मीन्स होता है सहकर्मी। सहकर्मी या फिर आप इसे सहयोगी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सहयोगी भी बोल सकते हैं। फिर इसके बाद लिखा है OWE लिखा है। इसको हम क्या पढ़ते हैं, ओ पढ़ते हैं। तो ओ मीन्स क्या होता है, आभारी होना। क्या होता है, आभारी होना। ये भी ध्यान रखिएगा, मीनिंग आपको जरूर आनी चाहिए क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर आपको मीनिंग समझ में आ जाएगी ना तो ट्रांसलेशन तो वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा। तो IO एन इवन डीपर डेप्ट। अब डेप्ट मीन्स क्या होता है, ऋण या फिर कर्ज। आप क्या बोल सकते हैं, डेप्ट मीन्स क्या होता है, ऋण या कर्ज होता है ऑफ ग्रेटिट्यूड। क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो चलिए हम इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। टू माई से लेकर ग्रेटिट्यूड तक इसका कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन आप लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा। चलिए ये मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे ग्रेटिट्यूड लिखा है। ग्रेटिट्यूड मीन्स क्या होता है, कृतज्ञता। क्या होता है, कृतज्ञता होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा। क्या होता है, ग्रेटिट्यूड लिखा है ना,
कृतज्ञता होता है ग्रेटिट्यूड का मतलब, ध्यान रखिएगा। तो देखिए टू माई से लेकर के ग्रेटिट्यूड तक हम यहाँ तक कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू माई इनन्यूमेरेबल कमरेड्स एंड कलीग्स। तो यहाँ पे पंडित नेहरू जी कह रहे हैं कि मैं अपने असंख्य साथियों और सहकर्मियों का, क्या कह रहे हैं कि मैं अपने असंख्य साथियों और सहकर्मियों का और भी अधिक ऋणी हूँ। क्या कह रहे हैं? और भी अधिक ऋणी हूँ, यही यहाँ पे कह रहे हैं। यही इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है ना कि डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो यहाँ पे पंडित नेहरू जी कह रहे हैं कि मैं अपने असंख्य साथियों और सहकर्मियों का और भी अधिक ऋणी हूँ। ठीक है, यानी मैं उनके प्रति क्या हूँ? कृतज्ञ हूँ। ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं? ये नेहरू जी यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आगे यहाँ पे लिखा है वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स इन अ ग्रेट अंडरटेकिंग्स एंड हैव शेयर्ड द ट्रायम्फ। अब यहाँ पे ट्रायम्फ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? विजय, जिसे हम विक्ट्री बोलते हैं। ट्रायम्फ मतलब क्या हो जाएगा? ट्रायम्फ मतलब हो जाएगा विजय। इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? विजय होती है। एंड सोरोज, तो सोरो मतलब दुखी, आप सब लोग जानते हैं। विच यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है आपका सोरो। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ट्रायम्फ्स एंड सोरोज विच इनवेटिबली accompany them। क्या लिखा हुआ है? accompany them लिखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम इस लाइन का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। फिर अभी मैं आपको जो यहाँ पे कुछ कठिन वर्ड लिखे हुए हैं, इनकी हिंदी मीनिंग भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इनएविटेबली लिखा हुआ है, ये देखिए इनएविटेबली लिखा हुआ है, इसकी हिंदी मीनिंग क्या होती है? तो इसकी हिंदी मीनिंग होती है अनिवार्य रूप से। क्या होती है? अनिवार्य रूप से। इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना INEVITABLY, इसको हम क्या पढ़ेंगे? इनएविटेबली पढ़ेंगे, जिसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? अनिवार्य रूप से। क्या हो जाएगा? अनिवार्य रूप से। फिर accompany them लिखा हुआ है। तो चलिए यहाँ से वी से ले करके them तक, यहाँ तक हम कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं। यहाँ पे लिखा वी हैव बीन जॉइंट। तो देखिए यहाँ पे नेहरू जी क्या कह रहे हैं? यहाँ पे नेहरू जी कह रहे हैं कि हम सभी लोग महान कार्यों में इकट्ठे हिस्सेदार रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं? नेहरू जी कह रहे हैं कि हम सभी लोग महान कार्यों में इकट्ठे हिस्सेदार रहे हैं और इनमें अनिवार्य रूप से आने वाले सुखों और दुखों के भागीदार रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सुखों और दुखों के भागीदार रहे हैं। तो कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे नेहरू जी क्या कह रहे हैं? नेहरू जी कह रहे हैं यहाँ से वी हैव से लेकर के देम तक, यहाँ तक हो जाएगा आपका कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन। नेहरू जी कह रहे हैं कि हम सभी लोग महान कार्यों में इकट्ठे हिस्सेदार रहे हैं और इनमें अनिवार्य रूप से आने वाले सुखों और दुखों के भागीदार रहे हैं। ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा इस लाइन का। चलिए आगे आते हैं। आगे यहाँ पे लिखा है व्हेन आई डाई। ठीक है, डाई मतलब क्या होता है? डाई मतलब मर जाना, यानी मृत्यु हो जाना, ये होता है। तो व्हेन आई डाई आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड। अब यहाँ पे क्रीमेटेड लिखा हुआ है, तो क्रीमेटेड मीन्स क्या होता है? क्रीमेटेड की हिंदी मीनिंग क्या होती है? क्रीमेटेड मीन्स होता है दाह संस्कार। क्या होता है? दाह संस्कार होता है। इसको लिख लीजिएगा, इसकी मीनिंग लिख लीजिएगा। क्रीमेटेड मीन्स क्या होता है? दाह संस्कार होता है। तो यहाँ पे लिखा है व्हेन आई डाई आई शुड लाइक माई बॉडी टू क्रीमेटेड। इफ आई डाई in a foreign country my body should be cremated there and my ashes means क्या होता है? राख। क्या होता है? राख होता है। ASHES, इसको क्या पढ़ेंगे? ashes। और ashes means क्या होता है? राख। सेंट टू इलाहाबाद। क्या लिखा है? सेंट टू इलाहाबाद। तो चलिए यहाँ से व्हेन से लेकर के इलाहाबाद, यहाँ पे लिखा है व्हेन आई डाई आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड इफ
I die in a foreign country, my body should be cremated there and my ashes sent to Allahabad। तो यहां से लेकर कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? तो देखिए यहां पे पंडित नेहरू जी क्या कह रहे हैं। पंडित नेहरू जी कह रहे हैं कि जब मेरी मृत्यु हो, व्हेन आई डाई, यहां पे नेहरू जी कह रहे हैं कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरी इच्छा है कि मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए। आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रिमेटेड। तो यहाँ पे क्रिमेटेड मीन्स होता है दाह संस्कार। तो यही यहाँ पे नेहरू जी कह रहे हैं कि जब मेरी मृत्यु हो तो मेरी इच्छा है कि मेरे शरीर का दाह संस्कार किया जाए। फिर इसके बाद लिखा है इफ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री। तो यहाँ पे आगे नेहरू जी क्या कह रहे हैं? नेहरू जी कह रहे हैं कि यदि मेरी मृत्यु विदेश में हो, इफ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री। फॉरेन मीन्स क्या होता है? फॉरेन मीन्स विदेशी होता है ना, विदेशी तो होता है, कंट्री मतलब देश हो जाएगा। तो यहाँ पे नेहरू जी क्या कह रहे हैं? यदि मेरी मृत्यु विदेश में हो तो, ठीक है, माई बॉडी शुड बी cremated there and my ashes sent to Allahabad। तो नेहरू जी कह रहे हैं यदि मेरी मृत्यु विदेश में हो तो मेरे शरीर का दाह संस्कार वहीं कर दिया जाए, मतलब विदेश में ही कर दिया जाए, वहीं कर दिया जाए, ठीक है। और मेरी अस्थियां, ठीक है, मेरी अस्थियां इलाहाबाद भेज दी जाए, यानी जो उनकी राख है, अस्थियां हैं, उनको कहाँ भेज दिया जाए? इलाहाबाद भेज दिया जाए, ठीक है। ये यहाँ पे नेहरू जी कह रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया हिंदी ट्रांसलेशन यहाँ तक, इलाहाबाद तक। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है अ स्मॉल हैंडफुल। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हैंडफुल। हैंडफुल इसकी हिंदी मीनिंग मुट्ठी भर। क्या हो जाएगा? मुट्ठी भर। इसको लिख लीजिएगा, हैंडफुल मीन्स मुट्ठी भर होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? A small handful of these ashes should be thrown in the Ganga and the major portion of them disposed of in the manner indicated below। तो चलिए हम यहाँ पे कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं। यहाँ से a small से लेकर के, यानी a small handful of these ashes should be thrown in the Ganga and the major portion of them disposed of in the manner indicated below। तो यहाँ से ले करके आपका कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? आ स्मॉल से लेकर के इंडिकेटेड बिलो तक। ये मैं आपको चलिए सबसे पहले बता देता हूँ। तो यहाँ पे नेहरू जी क्या कह रहे हैं? नेहरू जी कह रहे हैं कि इन अस्थियों का मुट्ठी भर भाग, यहाँ पे लिखा है ना कि अ स्मॉल हैंडफुल। हैंडफुल मतलब मैंने आपको क्या बताया? मुट्ठी भर बताया ना। अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एशेस। तो यहाँ पे नेहरू जी क्या कह रहे हैं? नेहरू जी कह रहे हैं कि इन अस्थियों का मुट्ठी भर भाग गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। क्या कह रहे हैं? गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। यहाँ पे शुड बी थ्रोन इन द गंगा यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो यही नेहरू जी कह रहे हैं कि इन अस्थियों का, यानी उनकी अस्थियों का मुट्ठी भर भाग गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए और उनका अधिकांश भाग, यहाँ पे लिखा है ना एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम, यानी और यहाँ पे क्या कह रहे हैं नेहरू जी? नेहरू जी कह रहे हैं और उनका अधिकांश भाग, यानी उनकी अस्थियों का अधिकांश भाग निम्नलिखित तरीके से विसर्जित किया जाए। बिलो तक ना, यहाँ तक क्या हो जाएगा? निम्नलिखित तरीके से विसर्जित किया जाए। अब क्या तरीका है अभी हम आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा है? आगे यहाँ पे लिखा है कि नो पार्ट ऑफ दिस एसेट्स शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे देखिए रिटेन्ड आपका लिखा हुआ है। तो रिटेन्ड मीन्स क्या होता है? रिटेन्ड मीन्स होता है बचा कर रखा जाए। रिटेन्ड मीन्स बचा कर, क्या हो जाएगा? बचा कर आप बोल सकते हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि बचा कर रखा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे नेहरू जी क्या कह रहे हैं? नो पार्ट ऑफ दिस एसेट्स शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? कंप्लीट। तो यहाँ पे कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा। यहाँ पे नेहरू जी आगे कह रहे हैं कि इन अस्थियों के किसी भी भाग को बचाकर ना रखा जाए।
क्या कह रहे हैं, नेहरू जी की इच्छा क्या है यहाँ पे, उनकी इच्छा है कि इन अस्थियों के किसी भी भाग को बचाकर ना रखा जाए। तो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम जाएंगे यहाँ पे नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 पैराग्राफ का कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन बताऊंगा, पहले तो बता दिया, अब दूसरा पैराग्राफ देखेंगे और जो बचा हुआ पार्ट होगा वो कल मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। सेकंड पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, माई डिजायर। डिजायर मीन्स क्या होता है, इच्छा। क्या होता है, इच्छा होता है। इसको याद कर लीजिएगा, मीनिंग इसकी, डिजायर मीन्स इच्छा होता है। तो माई डिजायर टू हैव अ हैंडफुल। हैंडफुल मीन्स मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया, मुट्ठी भर होता है। माई एशेस। एशेस मीन्स क्या होता है, राख, या फिर आप इसे अस्थियां भी बोल सकते हैं, ठीक है। माई एशेस थ्रोन इन द गंगा एट अलाहाबाद हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंस मीन्स क्या होता है, महत्व। क्या होता है, सिग्निफिकेंस मीन्स क्या होता है, महत्व होता है, ठीक है। और रिलीजियस मीन्स क्या होता है, रिलीजियस मीन्स होता है धार्मिक। क्या होता है, धार्मिक होता है, ध्यान रखिएगा। रिलीजियस मीन्स धार्मिक और सिग्निफिकेंस मीन्स महत्व होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यही यहाँ पे लिखा है सिग्निफिकेंस। सो फार एज आई एम कंसर्न्ड, ठीक है। कंसर्न मीन्स क्या होता है, कंसर्न मीन्स होता है संबंधित। क्या होता है, संबंधित होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए यहाँ तक हम कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं। माई डिजायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एशेस थ्रोन इन द गंगा एट अलाहाबाद has no religious significance so far as I am concerned। तो चलिए या माई डिजायर से लेके कंसर्न तक कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेहरू जी क्या कह रहे हैं। नेहरू जी कह रहे हैं कि नेहरू जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नेहरू जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जहां तक मेरा संबंध है, मेरी इस इच्छा कि मेरी अस्थियों का कुछ भाग इलाहाबाद में, देखिए यहाँ पे नेहरू जी क्या कह रहे हैं, नेहरू जी कह रहे हैं कि जहां तक मेरा संबंध है कि मेरी इस इच्छा का, यानी मेरी इस इच्छा का कि मेरी अस्थियों का कुछ भाग इलाहाबाद में गंगा में डाल दिया जाए, कोई धार्मिक महत्व नहीं है। नेहरू जी के कहने का मतलब है कि इसमें कोई धार्मिक महत्व नहीं है। नेहरू जी कह रहे हैं जहां तक मेरा संबंध है, मेरी इस इच्छा का कि, यानी जो उनकी इच्छा है कि मेरी अस्थियों का कुछ भाग इलाहाबाद में गंगा में डाल दिया जाए, इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। यही यहाँ पे बता रहे हैं नेहरू जी। क्या कह रहे हैं कि कोई धार्मिक महत्व नहीं है, इस मामले में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है, यही यहाँ पे कह रहे हैं। देखिए आगे लिखा है ना कि आई हैव नो रिलीजियस सेंटीमेंट इन द मैटर। अब यहाँ पे सेंटीमेंट लिखा हुआ है। सेंटीमेंट मीन्स क्या होता है, भावना होता है। सेंटीमेंट मीन्स क्या होता है, भावना होता है, ध्यान रखिएगा। क्या होता है, भावना होता है। तो आई हैव नो रिलीजियस सेंटीमेंट इन द मैटर। तो यही यहाँ पे नेहरू जी कह रहे हैं कि इस मामले में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। ध्यान रखिएगा, एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करके बता देता हूं, माई डिजायर से लेके मैटर तक। तो यहाँ पे नेहरू जी कह रहे हैं कि जहां तक मेरा संबंध है, मेरी इस इच्छा का कि मेरी अस्थियों का कुछ भाग इलाहाबाद में गंगा में डाल दिया जाए, इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है, इस मामले में मेरी कोई धार्मिक भावना नहीं है। यही यहाँ पे नेहरू जी बता रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि आई हैव बीन अटैच्ड। क्या लिखा है, आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन अलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर दिस अटैचमेंट हैज आल्सो ग्रोन। तो यहां से हम देखेंगे, हमें देखना है यहां से। देखिए आई हैव बीन अटैच्ड, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई हैव बीन अटैच्ड। क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई हैव बीन अटैच्ड। अटैच्ड मतलब क्या हो जाएगा, अटैच्ड मतलब होता है जुड़ा हुआ या फिर लगाव। आप इसे लगाव भी बोल सकते हैं। जैसे आपको किसी वस्तु से काफ़ी लगाव होता है, आपको अटैचमेंट होती है, तो आप इस वर्ड का यूज़ करते हैं अटैच का।
ठीक है, यही यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मतलब क्या हो जाएगा, बचपन से, ठीक है, बचपन से। एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर दिस अटैचमेंट हैज आल्सो ग्रोन। तो चलिए यहाँ से देखते हैं हम, यहाँ से यानी आई हैव से लेकर के ग्रोन तक, यहाँ तक हम कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेहरू जी क्या कह रहे हैं कि मैं अपने बचपन से ही इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदियों से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे लिखा है ना कि आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड। तो यहाँ पे नेहरू जी क्या कह रहे हैं, नेहरू जी कह रहे हैं कि मैं अपने बचपन से ही इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदियों से जुड़ा हुआ हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है एज आई हैव बीन ग्रोन ओल्डर दिस अटैचमेंट हैज आल्सो ग्रोन। तो यहाँ पे आगे नेहरू जी क्या कह रहे हैं, नेहरू जी कह रहे हैं कि यहाँ पे आगे नेहरू जी क्या कह रहे हैं, नेहरू जी कह रहे हैं कि जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे लिखा है ना कि एज आई हैव बीन ग्रोन ओल्डर। तो यहाँ पे नेहरू जी कह रहे हैं कि मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ हूँ यह लगाव भी बढ़ा है। यहाँ पे लिखा है ना दिस अटैचमेंट हैज आल्सो ग्रोन। ग्रोन मतलब क्या हो जाएगा, बढ़ा, यानी बढ़ जाना, ये आपका होता है। तो यहाँ पे नेहरू जी कह रहे हैं और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ यह लगाव भी बढ़ गया है, यह लगाव भी बढ़ा है। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे यहाँ पे लिखा है आई हैव वॉच्ड देयर वेयरिंग मूड्स एज द सीजन चेंज। सीजन्स मतलब क्या हो जाएगा, मौसम, या फिर आप ऋतु भी बोल सकते हैं, ऋतुएं। चेंज एंड हैव often thought of the history and myth and tradition and song and story that have become attached to them through the long ages and become part of their flowing waters। अब देखिए यहाँ पे आपका एक वर्ड लिखा है MYTH, मिथ लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पौराणिक कथाएं। क्या हो जाएगा, पौराणिक कथाएं हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से देखेंगे आई हैव से लेकर के वाटर्स तक। तो आई हैव वॉच्ड देयर वेयरिंग मूड्स एज द सीजन्स चेंज्ड एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री एंड मिथ एंड tradition and the song of story that become attached to them through the long ages and become part of their flowing waters। तो आई हैव से लेकर waters तक हम यहाँ तक देखेंगे कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे नेहरू जी क्या कह रहे हैं, पंडित नेहरू जी कह रहे हैं कि ऋतुओं के बदलने के साथ साथ मैंने उनके बदलते हुए भावों को देखा है। आई हैव वॉच्ड द वेयरिंग मूड्स एज द सीजन चेंज्ड एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री एंड द मिथ एंड ट्रेडिशन एंड द सॉन्ग and the story that have become attached to them through the long ages and become a part of their flowing waters। तो देखिए यहाँ पे नेहरू जी क्या कह रहे हैं, नेहरू जी ने सबसे पहले यहाँ पे क्या कहा, नेहरू जी ने कहा कि ऋतुओं के बदलने के साथ साथ मैंने उनके बदलते हुए भावों को देखा है और प्रायः इसके इतिहास, पौराणिक कथाओं और परंपराओं, गीतों और कहानियों के बारे में विचार किया है। यहाँ पे लिखा है ना स्टोरी। तो यहाँ पे नेहरू जी आगे क्या कह रहे हैं, नेहरू जी कह रहे हैं कि ऋतुओं के बदलने के साथ साथ मैंने बदलते हुए भावों को देखा है और प्रायः इसके इतिहास, पौराणिक कथाओं, मिथ मतलब मैंने आपको क्या बताया, मिथ मतलब पौराणिक कथाएं होता है। तो यही इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि पौराणिक कथाओं और परंपराओं, ट्रेडिशन मीन्स क्या होता है, कल्चर यानी परंपरा होता है। ठीक है, इंग्लिश में आप इसे कल्चर बोल सकते हैं, ट्रेडिशन को आप कल्चर भी बोल सकते हैं, यानी कल्चर की हिंदी मीनिंग, ट्रेडिशन की हिंदी मीनिंग परंपरा, यानी परंपराओं, गीतों और कहानियों के बारे में विचार किया जो युग युगांतरों से इसके साथ जुड़ गई है और उनके बहते जल का अंग बन गई है। यहाँ पे लिखा है ना, क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है लॉन्ग एजेस एंड बिकम द पार्ट ऑफ देयर फ्लोविंग वाटर्स।
तो यहाँ पे नेहरू जी लास्ट में क्या कह रहे हैं कि जो युग युगांतरों से इसके साथ जुड़ गई है और उनके बहते जल का अंग बन गई है। तो फिर से मैं आपको बताता हूं, आई हैव से लेके वाटर्स तक, यहां तक आपका कंप्लीट हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा। तो यहां पे नेहरू जी कहते हैं कि ऋतुओं के बदलने के साथ साथ मैंने बदलते हुए भावों को देखा है और प्रायः इसके इतिहास, पौराणिक कथाओं और परंपराओं, गीतों और कहानियों के बारे में विचार किया है जो युग युगांतरों से इसके साथ जुड़ गई है और इसके बहते जल का अंग बन गई है। किसके बहते जल का? गंगा का। यहाँ पे गंगा और जमुना की बात भी यहाँ पे नेहरू जी ने की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ भी आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए इस चैप्टर में आप लोगों के टोटल 5 पैराग्राफ दिए गए हैं, 2 मैंने आज की इस वीडियो में करवा दिए हैं। अब 3 पैराग्राफ बचे हुए हैं जो कि मैं आपको कल की वीडियो में करवा दूंगा। फिर इस चैप्टर का आपका हिंदी ट्रांसलेशन हो जाएगा कंप्लीट। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अभी भी इस चैप्टर का हिंदी ट्रांसलेशन कंप्लीटली फिनिश नहीं हुआ है, कल आप लोगों का इस चैप्टर का हिंदी ट्रांसलेशन कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इस चैप्टर के मैं आपको पैसेज करवाऊंगा, क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा, ये ध्यान रखिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस, ये सब कराऊंगा। और देखिए इंग्लिश का भी सिलेबस हमारा काफ़ी आगे चल रहा है। ये तीसरा चैप्टर आज मैंने आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दिया है। अब इसके बाद इंग्लिश में मात्र एक चैप्टर आपका और बचेगा, सोक्रेटिस वाला, यानी सुकरात वाला चैप्टर। एक चैप्टर वो और बचेगा, सुकरात वाला। फिर उसके बाद इंग्लिश प्रोस का ये जो आपका सिलेबस है ना, ये क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि इस बार आपके सिलेबस में 30% की कमी कर दी गई है, चैप्टर्स यहाँ पे कुछ हटा दिए गए हैं, सिलेबस आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया गया है। बस इसके बाद एक चैप्टर आपका और है सोक्रेटिस का, वो भी आपका फिनिश जल्द से जल्द करवा दिया जाएगा। एंड पोइट्री में आपको एक लेसन पहले पढ़ा दिया गया। ठीक है, अभी 20 दिन पहले आप लोगों को पढ़ाया गया है पोइट्री का पहला चैप्टर द फाउंटेन, वो भी आपका कंप्लीट करवा दिया गया। और पोइट्री भी आपको जल्द से जल्द कंप्लीट करवा दिया जाएगा, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। तो अभी आज दोपहर में 12 बजे बायोलॉजी की क्लासेस होगी आप लोगों की, मैम आपको पढ़ाएंगी बायोलॉजी, तो उस क्लास को जरूर लीजिएगा। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।